पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ के थ्योरी की बात किया था और उससे गॉस लॉ से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले, चाहे वो फ्लक्स को लेकर के हो, सॉलिड एंगल की बात हो, गॉस लॉ के डिफरेंट एप्लीकेशंस की चर्चा हम लोगों ने किया था। आज के लेक्चर में हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे और पहला प्रॉब्लम जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है consider an electric field E is equal to E naught I cap where E naught is a constant. The flux through the shaded area as shown in figure due to the field is what? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है x एक्सिस के along. The electric field is directed along x axis, directed along I cap. And this E naught is constant means the field is uniform. फील्ड का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं करेगा, फील्ड की दिशा कभी नहीं बदलेगी, मैग्नीट्यूड ऑलवेज ई नॉट रहेगा और फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। इस तरह के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ऐसा, ये जो शेडेड एरिया से दिखाया गया है, अगर ऐसा कोई एरिया वेक्टर रखा जाए तो इस एरिया वेक्टर के साथ इस फील्ड का फ्लक्स क्या होगा। तो हम लोगों ने बताया था कि अगर किसी वेक्टर फील्ड में किसी एरिया वेक्टर को प्लेस किया जाता है तो हम कहते हैं कि उस एरिया वेक्टर के साथ उस वेक्टर फील्ड का, जिस वेक्टर फील्ड में वो एरिया वेक्टर प्लेस किया गया है, एक फ्लक्स लिंक्ड होगा और किसी वेक्टर फील्ड का उस वेक्टर फील्ड में प्लेस्ड एरिया वेक्टर के साथ फ्लक्स डिफाइंड होता है फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी एस। तो ई तो हमें पता है, ई नॉट आई कैप। अब ये एरिया वेक्टर क्या है, इसका एरिया कितना है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी दिशा क्या है, इस शेडेड पार्ट से जो एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है उस एरिया वेक्टर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए ये पैरेललोग्राम के तरह का है एरिया, प्लेन सरफेस है ये, और इसका एक पैरेललोग्राम का एक कॉर्नर तो ओरिजिन पर है 0 0 0 पर, और उसका एक कॉर्नर है 0 A 0 पर, एक है A 0 A पर और एक है A A A पर। तो ये कैसे सिचुएटेड है उसको जरा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं इस तरीके से। मान लीजिए इधर हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और वो जो पैरेललोग्राम के तरह का सरफेस है, प्लेन सरफेस, वो शायद कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, ऐसे प्लेस्ड है। ये एक्सजेड प्लेन में नहीं है, एक्सजेड प्लेन से सर्टेन एंगल पर ऐसे इंक्लाइंड है। एक्सजेड प्लेन में होता तो सीधे ऐसे होता, उसे ऐसे इंक्लाइंड है सर्टेन एंगल से। तो एक्सजेड प्लेन से सर्टेन एंगल से इंक्लाइंड है, या यूं कहिए एक्सवाई प्लेन से सर्टेन एंगल ऊपर है, ऐसा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं देखिए, तो ये 0 0 0 है, ओरिजिन है, तो इसका ये वाला जो कॉर्नर है वो 0 0 0 पर है, और इसका जो दूसरा कॉर्नर है वो कहां पर है, दूसरा कॉर्नर इसका है 0 A 0 पर, सॉरी ऐसा है, ऐसा है। ये YZ प्लेन से सर्टेन एंगल ऐसे इंक्लाइंड है, तो दूसरा कॉर्नर इसका है 0, x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, z कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट a है। तो y एक्सिस पर है दूसरा कॉर्नर, पहला कॉर्नर ओरिजिन पर है, दूसरा कॉर्नर y एक्सिस पर है, तो इसका y एक्सिस पर का x कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट a। तो 0 A 0 ये हो गया, और ये हल्का ऐसे टिल्टेड है ये। और एक जो है वो कहां पर है, A 0 A, x A z A y 0, ये वाला कॉर्नर यहां से परपेंडिकुलर ऐसे डाल दीजिए, तो ये x डायरेक्शन में ये डायमेंशन a है, और यहां से z पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, उसका ये वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड वो xz प्लेन में है, तो उसका x कंपोनेंट है a
z कंपोनेंट है a, और चूंकि वो xz प्लेन में है तो उसका y कंपोनेंट है 0, तो इस वाले कॉर्नर का कोऑर्डिनेट हो गया 0a और a इसका हो गया। इसका देखिए तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए xy प्लेन पर, और वहां से डालिए x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, और यहां से डालिए z एक्सिस पर। तो इसका कुछ y कोऑर्डिनेट भी है, कुछ x कोऑर्डिनेट भी है, कुछ z कोऑर्डिनेट भी है, तीनों है a मीन्स व्हाट, ये इस तरह से है, ये YZ प्लेन से सर्टेन एंगल पर ऐसे इंक्लाइंड है और XY प्लेन से सर्टेन एंगल ऊपर है YZ प्लेन की तरफ, ऐसा ये सरफेस है। तो इस और ये सरफेस कहां प्लेस्ड है, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। तो इस फील्ड का इस सरफेस के साथ हमें फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स होता है E.ds। तो अगर इसको पैरेललोग्राम की तरह माने तो वेक्टर चैप्टर में आप जानते हैं, पढ़ते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B, और इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स मान करके अगर एक पैरेललोग्राम बनाया जाए तो इस पैरेललोग्राम का एरिया होता है A क्रॉस B। ये पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला है। तो अगर इसको हम लोग वेक्टर OA लिख दें, वेक्टर OA यहां से यहां तक का वेक्टर, एक साइड जो है इस पैरेललोग्राम का वेक्टर OA क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो 0 माइनस 0 i कैप और a माइनस 0 j कैप, तो a j कैप 0 i कैप, a j कैप 0 k कैप। और उसी तरह से OC को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर OC को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 0, मतलब कि a i कैप प्लस 0 माइनस 0 j कैप प्लस a माइनस 0 प्लस a k कैप, ऐसा। तो एरिया वेक्टर जो होगा अपना, एरिया वेक्टर उसको हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में, पैरेललोग्राम के एरिया की तरह इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो वेक्टर OA क्रॉस वेक्टर OC अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a j कैप क्रॉस a i कैप प्लस a k कैप। तो एरिया वेक्टर अपना क्या आ जाएगा, एरिया वेक्टर आ जाएगा j क्रॉस i क्या होगा, माइनस k, तो a स्क्वेयर माइनस k कैप और j क्रॉस के i प्लस a स्क्वेयर i कैप, ऐसा हो जाएगा। और फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स होता है, फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स होगा फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, E डॉट A, फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं E कितना है, E नॉट i कैप डॉट A कितना है, a स्क्वेयर i कैप माइनस a स्क्वेयर k कैप, i डॉट i इज 1, तो ये हो जाएगा E0 a स्क्वेयर, और i डॉट k इज 0, तो वो हो जाएगा 0। तो फ्लक्स विल बी E नॉट a स्क्वेयर, एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। This question was asked in AIPMT 2010. A square surface of side L meter in the plane of the paper is placed in uniform electric field E volt per meter. This is magnitude of electric field acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of the square as shown in figure. Figure is this. The electric flux linked to the surface in units of voltmeter is what? प्लेन ऑफ द पेपर में, ये जो पेपर का प्लेन है, इस प्लेन में L लेंथ का एक स्क्वायर सरफेस रखा हुआ है
और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के प्लेन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्वायर सरफेस इटसेल्फ एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल साइड। इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसी के प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर तो इसके प्लेन पर डाले गए नॉर्मल के लॉन्ग होगा। मतलब इस केस में क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो जाएंगे। और जब एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से 90 पर जब हो जाएगा तो फ्लक्स विल बी ई डॉट ए और ई डॉट डी एस। और ई और एरिया वेक्टर, फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। सो द फ्लक्स इन दिस केस विल बी जीरो एंड डी इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन AIPMT 2012 and in many other exams. The electric flux passing through a cube of side A which holds a charge Q at one of its corners will be what? ऐसे सवालों में आपको थोड़ा सिमेट्री का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। हालांकि ये पूरी तरह से क्यूबिकल नहीं है, फिर भी सपोज कीजिए कि यही क्यूब है जिसके साइड का लेंथ है A। ये A है, ये A है और ये A है, A और इसके एक कॉर्नर पर, यहाँ पर इसके एक कॉर्नर पर हम लोगों ने Q चार्ज रख दिया है। तो उस चार्ज Q के फील्ड का फ्लक्स इस पूरे क्यूब के साथ कितना होगा, ये हमें बताना है। अब अगर एनालिटिकली आप करना चाहेंगे तो देखिए, कोई भी जैसे ये वाला फेस अगर ले लें तो इस फेस का अलग अलग पॉइंट इस चार्ज से अलग अलग डिस्टेंसेस पर होगा। तो अलग अलग पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, फील्ड की दिशा अलग अलग होगी। तो ई डॉट डी एस करके निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में हम लोग सिमेट्री का फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग कल्पना करें, इमेजिन करें कि एग्जैक्टली ऐसा ही एक क्यूब इसके एडजेसेंट इसमें सटा करके हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर ऐसे रख देते हैं, और फिर वैसा ही एक क्यूब यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, और उन चारों के ऊपर एक एक क्यूब रख देते हैं। तो टोटल 8 क्यूब्स बन गए। और जो 8 क्यूब को मिला करके ज्योमेट्री बनी, उसके एकदम से सेंटर पर ये वाला चार्ज आ जाएगा। और उन 8 क्यूब्स के रिलेटिव, इस वाले क्यूब के रिलेटिव इसका, इस चार्ज का जैसा पोजीशनिंग है, इसके एक कॉर्नर पर है, इसके ऊपर वाले क्यूब के भी एक कॉर्नर पर है, इसके बगल वाले क्यूब के भी एक कॉर्नर पर है, इधर वाले क्यूब के भी एक कॉर्नर पर है, इसके भी एक कॉर्नर पर है, इनके ऊपर दोनों जो है उनके भी एक एक कॉर्नर पर है। तो इस चार्ज का पोजीशन सारे क्यूब के रिलेटिव एक ही जैसा है। तो इस चार्ज के फील्ड का जितना फ्लक्स एक क्यूब के साथ होगा, उतना ही फ्लक्स हर क्यूब के साथ होगा। सब के साथ फाई होगा। अगर इसके साथ फाई है तो इसके साथ भी फाई, इसके साथ भी फाई, इसके साथ भी फाई, और इन चारों के ऊपर जो एक एक क्यूब्स हैं उनके साथ भी फाई 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 फाई। तो 8 क्यूब के साथ इस चार्ज के फील्ड का टोटल फ्लक्स हो जाएगा 8 फाई। और उस 8 क्यूब को मिला करके जो ज्योमेट्री बनी उसके एकदम सेंटर पर है ये। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी आर्बिट्ररी शेप इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 8 फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। और एक क्यूब के साथ फ्लक्स फाई ही है, और एक ही क्यूब के साथ इसके फील्ड का फ्लक्स पूछा गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये तो इस सवाल का आंसर हो गया। इसी सवाल में एक तरह से और पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि ठीक है, इस क्यूब के एक कॉर्नर पर क्यू चार्ज रख दिया हमने, उसके वजह से इस क्यूब के साथ फ्लक्स हो गया, उस चार्ज के फील्ड का फ्लक्स इस पूरे क्यूब के साथ हो गया
Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इस क्यूब के इस वाले एक फेस के साथ कितना, चाहे इस वाले एक फेस के साथ कितना, चाहे इस वाले एक फेस के साथ कितना, एक फेस के साथ, इस क्यूब के एक फेस के साथ कितना, अगर ऐसा पूछेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे? तो जिस कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है उस कॉर्नर के साथ जो एडजेसेंट 3 फेसेस हैं, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, जिन तीनों फेसेस के साथ ये कॉर्नर कॉमन है, उन तीनों फेसेस के ऊपर में उस चार्ज का जो फील्ड होगा उस फेस के प्लेन में होगा। यहां कोई चार्ज है तो यहां पर फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, यहां पर इधर करेगा, यहां पर इधर करेगा, यहां पर इधर करेगा, तो इसके प्लेन में होगा फील्ड। और एरिया वेक्टर इसके प्लेन से 90 पर, तो इस चार्ज के फील्ड का फ्लक्स इसके साथ 0, वैसे ही इसके साथ 0, क्योंकि इसका फील्ड इसके भी प्लेन में होगा और इसका एरिया वेक्टर इसके प्लेन से 90 पर होगा, तो इस चार्ज के फील्ड का फ्लक्स इसके साथ 0, वैसे ही इधर वाले के साथ 0, तो 3 फेस के साथ तो हो जाएगा 0। अब बाकी के तीनों फेसेस का पोजीशन इसके रिलेटिव बिल्कुल एक जैसा है, आइडेंटिकल है। तो अगर इसके साथ है फाई डैस्ट तो इसके साथ भी होगा फाई डैस्ट, इसके साथ भी होगा फाई डैस्ट, तो पूरे क्यूब के साथ टोटल कितना हो गया? फाई डैस्ट प्लस फाई डैस्ट प्लस फाई डैस्ट प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 फाई डैस्ट। और पूरे क्यूब के साथ फ्लक्स हमें पता है Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, तो 3 फाई डैस्ट इज इक्वल टू Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, तो फाई डैस्ट इज इक्वल टू Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इन तीनों में से किसी फेस के साथ पूछा जाए इस कॉर्नर पर रखे गए चार्ज के फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसका आंसर हो जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, और इन तीनों फेसेस के साथ 0, और पूरे क्यूब के साथ अगर पूछा जाए तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन एम्स 2008 में पूछा गया था। A charge Q is uniformly distributed on a ring of radius A. A sphere of an equal radius is constructed with its center lying on the periphery of the ring. The flux of the electric field through the surface of the sphere will be what? Options यहां पर हैं। देखिए, एक रिंग है A रेडियस का, और इस रिंग के पेरिफेरी के ऊपर में टोटल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along the periphery of the ring, और एक स्फेयर इस तरह से अब कंस्ट्रक्ट किया गया कि उस स्फेयर का सेंटर रिंग के पेरिफेरी पर लाई कर रहा है। द सेंटर ऑफ द स्फेयर लाइज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। स्फेयर का सेंटर यहां पर है, तो स्फेयर का सेंटर अगर रिंग के पेरिफेरी पर है तो स्फेयर का जो सरफेस है वो रिंग के सेंटर से गुजरेगा, और रिंग का रेडियस है a और स्फेयर का रेडियस भी है a, दोनों का रेडियस बराबर है, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a, और अब ये दोनों का जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है रिंग का और स्फेयर का, इस पॉइंट को मिला दीजिए यहां से, इस पॉइंट को हम लोग यहां से ऐसे मिला दे रहे हैं और इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, उसी तरह से इसको मिला दे रहे हैं और इसको मिला दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये रिंग के सेंटर से रिंग के पेरिफेरी तक ये a हो गया, ये स्फेयर के सेंटर से स्फेयर के सरफेस तक ये भी a हो गया, स्फेयर का भी रेडियस a है और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी ये भी a है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कितना 60 डिग्री आ जाएगा, और उसी तरह से इधर ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो स्फेयर रिंग का कितना पोर्शन अपने अंदर लिया हुआ है, तो रिंग का ये वाला पोर्शन है स्फेयर के अंदर में, ये वाला पोर्शन,
और उस दोनों एक्सट्रीम्स को अगर रिंग के सेंटर से मिला दें तो वो 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पूरा का पूरा रिंग के सेंटर पर कितना बनाता है 360 डिग्री, और ये एंगल है 120 डिग्री, मतलब ये 1/3 ऑफ द रिंग को कंटेन कर रहा है। तो रिंग का 1/3 पोर्शन स्फेयर के अंदर है, तो पूरे रिंग पर चार्ज है Q, तो रिंग के 1/3 पोर्शन पर चार्ज होगा Q/3। तो स्फेयर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, Q इनक्लोज्ड कितना निकल गया, ये निकल गया Q/3। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स स्फेयर के साथ, स्फेयर के सरफेस के साथ फ्लक्स कितना हो जाएगा, स्फेयर के अंदर का चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स विल बी Q/3 एप्सिलॉन नॉट एंड C इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एम्स 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। ये इनफाइनाइट डायमेंशन का प्लेन शीट ऑफ चार्ज है लेकिन कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, अगर नॉन कंडक्टिंग शीट रहता, अगर नॉन कंडक्टिंग शीट रहता, इस तरह से नॉन कंडक्टिंग शीट है और इसके सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है एक तरफ, तो हम लोगों ने निकाला था कि अगर नॉन कंडक्टिंग शीट के सरफेस पर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसे r डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट पर फील्ड होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग शीट नहीं है, कंडक्टिंग शीट है, तो कंडक्टिंग शीट अगर होगा तो क्या होगा, उसके एक तरफ चार्ज रह ही नहीं सकता है। अगर कंडक्टिंग शीट है, जैसे ऐसा शीट है और इसके एक ही तरफ चार्ज है, तो उस चार्ज के कारण इसके अंदर के पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा और कंडक्टर के अंदर, आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा। तो क्या होगा, जैसे ही वो फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इस सरफेस पर भी चार्ज एग्जिस्ट कर जाएगा। तो कंडक्टिंग शीट में क्या होता है कि जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी इधर वाले सरफेस पर होगी उतनी ही सरफेस चार्ज डेंसिटी इधर वाले सरफेस पर भी होगी। कंडक्टिंग शीट में सिर्फ एक चार्ज सरफेस हो ही नहीं सकता, नहीं तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये कंडक्टिंग शीट है, अगर ये कंडक्टिंग शीट है तो इसके दोनों तरफ, इसको अगर हम लोग ऐसे देखें तो शायद ज़्यादा बेटर विजुअलाइजेशन हो पाएगा। अगर ये कंडक्टिंग शीट है तो इधर भी चार्ज डेंसिटी होगी और इधर भी चार्ज डेंसिटी होगी। अगर इधर सिग्मा है तो इधर भी सिग्मा होगा, सो दैट कि इस वाले चार्ज्ड सरफेस के कारण कंडक्टर के अंदर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस वाले चार्ज्ड सरफेस के कारण कंडक्टर के अंदर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो यहां पर दो इनफाइनाइट डायमेंशन के प्लेन शीट ऑफ चार्जेस होंगे कंडक्टर के केस में। तो ये भी अपना फील्ड इसके नजदीक के किसी पॉइंट पर, इसे r डिस्टेंस पर वाले पॉइंट पर, इधर वाला चार्ज सरफेस भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट और इधर वाला भी प्रोड्यूस करेगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड हो जाएगा σ/एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन r। सो द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r⁻0। r पर ये डिपेंड करता ही नहीं है, फील्ड के एक्सप्रेशन में r कहीं होगा ही नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी D, field will be proportional to r⁻0. This is a question which was asked in AIMS 2017. An early model for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Z is surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius
R, capital R. The atom as a whole is neutral. The electric field at a distance small r from the nucleus is. ये क्या होगा? ये कह रहे हैं कि एटम का जो अर्ली मॉडल्स था उसने ये कंसीडर किया कि एटम के सेंटर में ZE अमाउंट का एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस ZE चार्ज होता है जो एक पॉइंट चार्ज के रूप में सेंटर पर कंसेंट्रेटेड होता है, और उसके चारों ओर पूरे स्फेरिकल वॉल्यूम में अगर एटम का रेडियस कैपिटल R है तो कैपिटल R रेडियस के स्फेरिकल वॉल्यूम में उतने ही अमाउंट का, जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है उतने ही अमाउंट का निगेटिव चार्ज पूरे स्फेरिकल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उतना ही निगेटिव चार्ज क्यों? बिकॉज एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। तो अगर एटम का ऐसा मॉडल है, अगर ऐसा एटम एग्जिस्ट करता है, ये हम लोग एज्यूम कर लें, तो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, वेयर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब एटम के अंदर के किसी पॉइंट पर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखिए यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्फेरिकल सिमेट्री है, और हम लोगों ने कहा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जैसी सिमेट्री होती है यूजुअली गॉसियन सरफेस को हम लोग वैसा ही सिमेट्री लिया करते हैं। तो एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं ऑफ रेडियस r। ये गॉसियन स्फेयर है, हमारा गॉसियन सरफेस है। तो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटिव गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेयर के सरफेस पर का सारा पॉइंट बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसा है। तो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण गॉसियन सरफेस के किसी एक पॉइंट पर फील्ड का जितना मैग्नीट्यूड होगा, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। और जिस तरह से हम लोग बात किए थे, यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं कि द फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन स्फेयर। क्यों? यहां जितना पॉजिटिव चार्ज है, इस वॉल्यूम में कुछ निगेटिव चार्ज भी है, लेकिन इस पूरे वॉल्यूम का निगेटिव चार्ज मिला करके इस पॉजिटिव चार्ज के बराबर है, और इस गॉसियन स्फेयर के अंदर जितना वॉल्यूम बंद है उसका निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से कम होगा। तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज बंद है, तो वैसे हालत में फ्लक्स हैज टू बी पॉजिटिव, और एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा। किसी भी पॉइंट के चारों ओर का अगर छोटा सा पैच एरिया ले लेंगे तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा, तो फील्ड को भी आउटवर्ड डायरेक्टेड होना पड़ेगा, तभी फ्लक्स पॉजिटिव हो पाएगा। तो अगर गॉसियन स्फेयर के गॉसियन सरफेस पर किसी पॉइंट के चारों ओर का छोटा सा पैच एरिया ले ले, तो इसका ds वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा, और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा। तो उस छोटे से पैच एरिया के साथ हम लोग अगर फ्लक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, E डॉट ds, और दोनों एक ही दिशा में है तो E ds, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रल E ds ओवर इंटायर सरफेस, और गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो E चला आएगा इंटीग्रल ऑपरेटर के बाहर, इंटीग्रल ds ओवर इंटायर सरफेस, तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr²। ये फ्लक्स निकल गया। और हमें अब चाहिए चार्ज इनक्लोज्ड, तो वो कैसे निकलेगा, तो वो देख लीजिए वो कैसे निकलेगा। तो टोटल चार्ज माइनस ZE डिस्ट्रीब्यूटेड है r रेडियस के स्फेरिकल वॉल्यूम में, तो 4/3 πr³ इतना वॉल्यूम में माइनस ZE चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, -3ZE/4πr³। और गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेयर उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कितना वॉल्यूम अपने अंदर बंद किया हुआ है, 4/3 πr³, तो उसमें कितना चार्ज होगा, यूनिट वॉल्यूम में है -3ZE/4πr³, तो 4/3 πr³ इतना वॉल्यूम में इतना निगेटिव चार्ज होगा।
तो इतना निगेटिव चार्ज और प्लस ZE पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना आ जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड आ जाएगा प्लस ZE माइनस कितना ZE RQ बाई RQ। तो अब गॉस लॉ लगा दीजिए, टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वेयर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ZE कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, अब बाई एप्सिलॉन नॉट नीचे ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा 1 माइनस RQ बाई RQ, और इधर से 4 पाई R स्क्वेयर को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 4 पाई को इसके साथ ले लेते हैं और R स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर लेकर के चले जाएंगे, तो दैट इंप्लाइज E एट R लेस देन इक्वल टू R का एक्सप्रेशन आ जाएगा ZE डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R स्क्वेयर माइनस RQ, और R स्क्वेयर कट करके R बच जाएगा, R बाई RQ, यही आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर ए है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड at a distance a by 2 above the center of a horizontal square surface of edge A as shown in figure. Find the flux of the electric field through the square surface. Again symmetry plays role. मान लीजिए ऐसा कोई एक स्क्वायर सरफेस है, इसकी लंबाई भी है a, चौड़ाई भी है a, सो दिस इज अ स्क्वायर सरफेस, और इस स्क्वायर सरफेस के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर, यहां पर a/2 डिस्टेंस पर यहां पर कोई एक पॉइंट चार्ज Q रख दिया गया, तो उस पॉइंट चार्ज Q के फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्क्वायर सरफेस के साथ कितना होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए, अगर हम लोग फिर से एनालिटिकली बातों को करना चाहें तो हम लोग मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज में काफ़ी ज़्यादा फंस जाएंगे। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज से इस सरफेस के अलग अलग पॉइंट की दूरी अलग अलग है, तो इस चार्ज का फील्ड इस सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड, उसकी दिशा अलग अलग होगी। सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड्स इन डाइवर्स डायरेक्शंस, और तब हर छोटे छोटे पैच के पास का फील्ड कितना है और उसके साथ फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि फिर वहाँ पर का ds वेक्टर और वहाँ पर के E वेक्टर पर का एंगल निकालना, दिस विल बी ए कम्बरसम जॉब। तो अगेन सिमेट्री प्लेज रोल। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ऐसे सवालों को बनाने में हम लोग इमेजिन करते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा ही एक स्क्वायर इधर से प्लेस कर दें, एक इधर से कर दें, एक इधर से कर दें, एक इधर से कर दें और एक ऊपर से कर दें। तो अब वो जो इस स्क्वायर के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर जो चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज Q, उसका पोजीशन सारे के सारे स्क्वायर्स के रिलेटिव बिल्कुल एक जैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। यहां से a/2 पर है, इधर वाले स्क्वायर के भी सेंटर से a/2 पर होगा, इधर वाले स्क्वायर के भी सेंटर से a/2 पर होगा, इधर वाले स्क्वायर के भी सेंटर से a/2 पर होगा, इधर वाले स्क्वायर के भी सेंटर से a/2 पर होगा, ऊपर वाले स्क्वायर के भी सेंटर से a/2 पर होगा। तो सारे स्क्वायर्स के रिलेटिव उसका पोजीशन एक जैसा है, तो उस चार्ज के फील्ड का फ्लक्स इस स्क्वायर के साथ जितना होगा, हर स्क्वायर के साथ उतना ही होगा। तो अगर इसके साथ फाई है तो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स हैं, और 6 स्क्वायर मिलकर के क्यूब बन गया, तो उस पूरे क्यूब के साथ उस चार्ज के फील्ड का टोटल फ्लक्स हो जाएगा कितना, 6 फाई।
और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यूब जब बन गया तो एक क्लोज्ड सरफेस हो गया, और किसी क्लोज्ड सरफेस के साथ फ्लक्स क्या होता है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो 6 phi विल बी Q by epsilon naught. So phi will be Q by 6 epsilon naught, और phi ही है एक स्क्वायर के साथ फ्लक्स, और एक ही स्क्वायर के साथ फ्लक्स पूछा गया है। So its correct answer will be flux is equal to Q upon 6 epsilon naught। तो इस तरह से ऐसे सवालों में सिमेट्री का फायदा उठा करके हम बहुत आसानी से इन सवालों को बना सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो अगेन आप लॉजिकली कैसे कर सकते हैं, विच इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। एक स्फेयर है या स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके सरफेस पर टोटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑन हुज सरफेस अ टोटल चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और एक दूसरा कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है इससे बड़े रेडियस का, एक बड़ा स्फेरिकल शेल है, होलोस्फेयर है, उस होलोस्फेयर के अंदर ये वाला स्फेयर है, और वो दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं। तो एक बड़ा कॉन्सेंट्रिक होलोस्फेरिकल शेल है, होलोस्फेयर है, ये भी कंडक्टर का है, दोनों कंडक्टर के हैं, दोनों मेटालिक हैं, और बाहर वाले स्फेयर पर कोई चार्ज नहीं दिया गया। बाहर वाला स्फेयर पर हम कोई चार्ज नहीं देते हैं, और तब अगर दोनों स्फेयर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V, पोटेंशियल डिफरेंस between two spheres is V। अब अगर ये बाहर वाले स्फेयर पर हम लोग -3Q चार्ज दे दे, -3Q, इस पर +Q था और बाहर वाले स्फेयर पर -3Q चार्ज अब दे दें, तो अब इन दोनों स्फेयर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्या जितना था उतना ही रह जाएगा या चेंज करेगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? विल इट बी V और समथिंग डिफरेंट देन V? तो इसके कई तरीके हो सकते हैं सोचने के लॉजिकली। आप देखें, एक तो जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो ये कि पहले जब आपने ये चार्ज नहीं दिया था तो इस स्फेयर का कुछ पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पर जो चार्ज दिया गया उसके कारण, और बाहर वाले स्फेयर को भी कुछ पोटेंशियल होगा इस वाले चार्ज के कारण, क्योंकि बाहर वाले स्फेयर के सरफेस पर का सारा पॉइंट इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। तो बाहर वाले स्फेयर के लिए इस पूरे चार्ज को उसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज के रूप में रखा हुआ मान करके, और इस चार्ज के कारण बाहर वाले स्फेयर के सरफेस पर के हर पॉइंट पर का पोटेंशियल हम लोग बता सकते हैं। तो इस चार्ज के कारण इसको कुछ पोटेंशियल होगा, इसको कुछ पोटेंशियल होगा। मान लीजिए इसका था V1, इसका था V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस वाज V1 माइनस V2 एंड दैट वाज V। अब अगर आप -3Q चार्ज दे देंगे तो हॉलो स्फेयर का केस हम लोगों ने किया था। अगर हॉलो स्फेयर के सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसके अंदर के सारे पॉइंट पर का पोटेंशियल सेम होता है, उतना ही जितना सरफेस पर का। सेंटर से सरफेस तक हर जगह का पोटेंशियल सेम होगा। तो सपोज कीजिए फॉर एन एग्जांपल हमने इतना निगेटिव चार्ज दिया कि इस चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल -5 वोल्ट हो जाएगा, तो इस चार्ज के कारण इसके अंदर के हर पॉइंट पर का पोटेंशियल -5 वोल्ट हो जाएगा। तो अब इसका पोटेंशियल कितना, इसके कारण था V2, तो V2 -5, और इसका हो जाएगा V1 -5, इसके पोजीशन पर भी वो -5 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो डिफरेंस कितना रह जाएगा, V1 -5 माइनस V2 माइनस +5, V1 V2 उतना ही जितना पहले था। तो बाहर वाले होलोस्फेयर के
सरफेस पर -3q चार्ज दे देने के बाद भी दोनों स्फेयर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करेगा, जितना था उतना ही रह जाएगा। दूसरा तरीका सोचने का है, जब आप बाहर वाले स्फेयर पर कोई चार्ज नहीं दिए थे तो यहां से यहां के बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस वाले चार्ज के कारण होगा, और यहां से यहां के बीच का सारा पॉइंट इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इसके पूरे चार्ज को यहां से यहां के बीच के फील्ड के लिए, किसी भी पॉइंट पर के फील्ड के लिए, इसके पूरे चार्ज को एक पॉइंट चार्ज के रूप में इसके सेंटर पर रखा हुआ मान सकते हैं। और सपोज कीजिए कि इससे r डिस्टेंस पर इस वाले चार्ज के कारण फील्ड था E at r, तो dv होता है -E.dr, तो dv हो जाएगा -E.dr .dr, और इन दोनों स्फेयर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर इसका रेडियस है r1, इसका है r2, तो फ्रॉम r1 टू r2 जो इस इंटीग्रल का वैल्यू होगा वही दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब जब आप बाहर वाले स्फेयर के सरफेस पर -3q चार्ज दे भी देंगे तो आपको पता है कि हॉलो स्फेयर के सरफेस पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसके कारण उसके अंदर के सारे पॉइंट पर का फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल सब जगह सेम होता है। यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेयर का इंटरनल वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल होता है, पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, लेकिन फील्ड हर, पोटेंशियल का ग्रेडियंट नहीं है तो फील्ड हर जगह जीरो होगा। तो इस चार्ज के कारण इसके अंदर के पॉइंट पर कोई फील्ड प्रोड्यूस होगी ही नहीं, तो यहां से यहां के बीच जो फील्ड इसके कारण पहले था वही फील्ड अब भी रहेगा, तो ई में कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। ये चार्ज अंदर के पॉइंट्स पर कोई फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। तो जब ये नहीं बदलेगा तो ये इंटीग्रल भी नहीं बदलने वाला है, तो जो ई पहले था वही ई अब रह जाएगा। तो -E.dr फ्रॉम r1 टू r2 का वैल्यू जो पहले आता था वही अब आएगा। आंसर इज दैट कि दोनों स्फेयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बाहर वाले स्फेयर पर -3q चार्ज दे देने के बाद भी v वोल्ट ही रह जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए और हमने डाइवर्स नेचर ऑफ क्वेश्चंस लेने की कोशिश किया, सो दैट कि गॉस लॉ में जितने भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट किसी न किसी प्रॉब्लम के थ्रू कनेक्ट हो और उसका अच्छा कंप्रीहेंशन आप दिमाग में बना सकें, और उन आइडियाज़ को लगा करके आप इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाने के लिए अपनी क्षमताओं को, अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ा सकें और सवाल को बनाने में अपनी लॉजिकल थिंकिंग का भरपूर इस्तेमाल कर सकें, ये कोशिश की गई है। मैं उम्मीद करता हूं अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो शायद गॉस लॉ के आइडियाज़ पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको बनाने में आपको ज़रूर सहूलियत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।